हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त मनोज बत्रा, नोन एज बत्रा सर, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 11th और 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इवन इन फॉर IIT JEE मेंस और एडवांस। सबके लिए ये बहुत काम का टॉपिक है और मोस्टली बच्चे 11th 12th में इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं। कोशिश की है मैंने कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को ये टॉपिक समझा सकूं, पर इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक और धीरे धीरे समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को लेके। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल, मोस्टली बच्चे फैक्टोरियल समझने में गलती करते हैं। इसको समझते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल, ये साइन होता है फैक्टोरियल का, आप ऐसा साइन लगा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी फैक्टोरियल का साइन लगा सकते हैं। सपोज मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं। जो आपको साइन पसंद हो आप इसको ले सकते हो। 10 फैक्टोरियल का मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कब तक? तब तक जब तक 1 ना आ जाए। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। एक बार ना IIT का आई थिंक सुना है ऐसा किस्सा मैंने कि वहां पर एक इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के टाइम, प्लेसमेंट के टाइम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए 4 जीरो का सम करो और आंसर 24 आ जाए। तो मोस्टली बच्चे फेल हो गए। बोले 4 जीरो का सम 24 ऐसे कैसे? बोले कोई भी मैथ्स का ऑपरेशन लगाओ लेकिन आंसर 24 आना चाहिए। तो मैं भी बताऊंगा कि आंसर 24 कैसे आया था उसका। एक लड़का हो गया था सिलेक्ट उसमें। अच्छा चलिए मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 इंटू, और ये बचा हुआ पोर्शन जो है इसको मैं बोल दूं 9 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो 9 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई है तो 9 फैक्टोरियल होना चाहिए। ये अपना अपना लिखने का एक स्टाइल है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 9 इंटू, और बचे हुए कौन क्या लिख दे बोलो, 8 फैक्टोरियल। ये भी अपने अपना लिखने का स्टाइल है। अब स्टाइल क्या है, हर कोई स्टाइल मारता है। 7 फैक्टोरियल आप देख पा रहे हो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे जैसे मतलब एक नंबर को बाहर लेता हूं, एक अंदर फैक्टोरियल कम कर देता हूं। अब चूंकि नंबर्स हैं तो देखना समझना बड़ा आसान हो जाता है। सपोज 6 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 6 फैक्टोरियल, तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब मुझे गाड़ी के ब्रेक लगाने हैं, फैक्टोरियल को ब्रेक लगाना है, तो जो नंबर बाहर लिखूंगा फैक्टोरियल लगा के रोक दूंगा। और रोकने की जरूरत क्यों पड़ती है कि आगे चल के मैं कभी कभी कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाती है। सपोज मैंने लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जहां चाहें हम वहां पर ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक ये बेनिफिट है। अब सपोज करो मैंने आपसे बोल दिया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n इंटू, अब एक इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा बोलो, n माइनस 1। ब्रेक लगाना चाहते हो तो यहीं पे लगा दो। और अगर n इंटू n माइनस 1, अच्छा जैसे ही इसको बाहर लिखा और एक माइनस करना चाहते हो तो क्या जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जहां चाहे वहां हम फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा सकते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स हमने पूरा का पूरा एक्सपेंशन आपको ओपन करके दिखा दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं, n प्लस 1। अब मैं फैक्टोरियल का साइन ऐसा लेके दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें n प्लस 1 इंटू, ये बाहर ले लेंगे हम, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जहां चाहे जो भी नंबर बाहर निकालो उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दो। मोस्टली बच्चे इसको निकालने में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होना है भाई, सिंपल तो लॉजिक है। n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, मैंने n माइनस आर को प्लस 1 को ले लिया बाहर। अब इसमें से माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस आर फैक्टोरियल। और आगे सिंप्लीफाई करना है, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर को हमने बाहर ले लिया। अब इसमें से माइनस 1 करना है तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? और एंड सो ऑन, जहां पे चाहो वहां ब्रेक लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। ये तो हुआ मेनली लॉजिक फैक्टोरियल का, ठीक है। अब समझते हैं कि जीरो फैक्टोरियल क्या चीज होती है। जीरो फैक्टोरियल, क्लियर? देखो समझते हैं जीरो फैक्टोरियल क्या चीज होती है।
जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल को आप लेंगे 1, ठीक है। निगेटिव नंबर का कभी आप फैक्टोरियल निकालेंगे नहीं, वैसे तो मैं बता दे रहा हूं इसका प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कह सकते हो आप, ठीक है। ये सिर्फ यूज करने की अभी कहीं जरूरत नहीं पड़नी हमें इसकी। अभी मैंने बोला था कि आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 जीरो का सम करो 24 आ जाए, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था ना। तो एक लॉजिक लगाया एक स्टूडेंट ने, क्या लॉजिक लगाया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। बोले सर एक काम कीजिए ना, इस पे एक फैक्टोरियल क्यों नहीं मार देते आप। बहुत बढ़िया, बस कितना सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया। अब देखो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया इनका सम बोलिए, 1 2 3 4। बोलिए एक बार फिर फैक्टोरियल का ऑपरेटर लगा दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया बोलिए 24। आप समझ गए ना, चार जीरो का सम 24 लाना, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के लॉजिक लगाना था बस। तो किसी ना किसी बच्चे का दिमाग तो आईआईटी में चल जाता है। तो आईआईटीएंस थोड़ा सा तगड़े तो होते हैं, नो डाउट। चलिए ये हमने फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन दे दिया। आप इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन होता क्या है ये तो हम अभी समझते हैं, निकालना कैसे है ये भी समझते हैं। अब क्या मतलब है इसका, ये सेंस होना बहुत जरूरी है ना, बिना सेंस के तो देखो कहीं पे भी कोई काम नहीं होता। क्लियर। देखो एक एग्जांपल उठाते हैं हम, इस एग्जांपल को समझते हैं। सपोज करो मेरे पास 4 बुक है, 1 2 3 4, देयर आर 4 बुक्स, ठीक है। मैं इनके कुछ नाम भी रख देता हूं, ए बी सी डी, क्लियर, 4 बुक्स हैं। अब मैंने किसी लड़के को भेजा, मैंने कहा शुभ एक काम करो, इस बुक में से 3 किताबें उठा लो कोई भी। वो गया, उसने कहा यार 4 बुक्स है, मैं कौन सी बुक्स लूं, और कोई भी 3 लेनी है। तो ही वॉज कंफ्यूज कि मैं लूं तो लूं कौन सी। देखो उसने पहले ऑप्शन क्या उठाया कि मैं यार एक काम करता हूं, ये 3 बुक उठा के देखता हूं, ए बी सी। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये ए बी सी बुक्स उठाता, क्लियर। अब मन पलट गया उसका, यार बोले बी और सी क्यों लूं, मैं कुछ और भी तो ले सकता हूं। तो उसने क्या किया, सी को वापस रख के ए बी और डी बुक को उठा लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद वापस ए बी, अब कौन सा उठाएगा, सी उठा ही चुका है, डी उठा ही चुका है। फिर उसने कॉम्बिनेशन चेंज करने की कोशिश की, उसने कहा नहीं नहीं सर ये नहीं लूंगा मैं ऐसा लेता हूं बी सी डी, क्लियर। अब उसने बी सी डी ले ली, ए छोड़ दिया। फिर कह रहा यार अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है तो मैं देखूं। तो उसने क्या उठाया, ए सी डी। तो उसके दिमाग में उस समय 4 चीजें चल रही थी, मैं ये उठाऊं कि ये उठाऊं या ये उठाऊं या ये उठाऊं। तो 4 पॉसिबिलिटी को वो सोच रहा था ऐसे खड़े खड़े कि यार ये मैं 4 बुक्स उठा सकता हूं, इसका क्या करूं। तो उसने जितना दिमाग लगा सकता था वो 3 बुक उठाने के लिए उसने लगा लिया। अब हम इसको समझते हैं कि हमने कहने का मतलब क्या है। हमारे कहने का मतलब है सिलेक्शन, आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे 4 में से उठाना तो एक ही बार में बुक था। अच्छा मोस्टली बच्चे ये गलत करते हैं, बोले सर 4 में से 3 बुक उठानी है, गए 3 बुक उठा लाए, ये हो गई सर 3 बुक। अरे वो तो आप एक बार लेकर आए, इस पे काम नहीं करना है आपको, इस पे काम करना है कि आपके पास चॉइसेस कितनी है सिलेक्ट करने की, किसको आप ले सकते हो और किसको नहीं ले सकते हो। मतलब यू आर थिंकिंग दैट कि मैं क्या लूं और क्या छोड़ूं। तो पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। तो सिलेक्शन नहीं कहेंगे हम, सिलेक्शन नहीं कहेंगे, मोस्टली लोग कहते हैं सिलेक्शन, नहीं सिलेक्शन नहीं, पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, नॉट ओनली सिलेक्शन, ठीक है ना। कितने सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सिलेक्शन की जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास 4 बुक्स थी और हमें 3 सिलेक्ट करना था, तो कॉम्बिनेशन का हम लोग सिंबल ले लेंगे सी, सी इज द सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं ना अब ये। अब मेरे पास बुक्स कितनी थी, 4, यानी टोटल बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं ऊपर लिखूंगा। मैंने सिलेक्ट कितनी की, 3,
तो मैं क्या लिखूंगा 4C3, यानी 4 में से 3 बुक्स को मैंने सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट करने की टोटल पॉसिबिलिटीज है, सिलेक्शन के इतने चांसेस हैं, मैं इतनी पॉसिबिलिटीज को ले सकता हूं। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि इफ देयर आर n बुक्स, हमारे पास n बुक्स हैं और हमें उनमें से r सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे NCR। हमारे पास n बुक्स हैं, हमने r बुक सिलेक्ट की, यानी गिवन क्वांटिटी में से कितनी बुक्स हमें सिलेक्ट करनी है उसको हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए NCR का मतलब क्या होता है, ऊपर पहले लिख लीजिए आप n फैक्टोरियल जो ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाई नीचे जो लिखा है वो लिख लो r फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना लिया। अब सपोज करो मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 4C3 का आंसर बताइए। 4C3 चलिए लेते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी मैंने फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाना सिखाया था ना, देखो अब हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। 4 को मैं लिख तो सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पर मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं, मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे लिख के उसको स्टॉप कर दूंगा। ये लिखा है 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। अब भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब तो ओनली 1 ही हुआ, इसके नीचे तो कोई जीरो तो लेना नहीं है, जीरो का मल्टीप्लाई करो तो सब जीरो, काम खत्म, पढ़ के और चैप्टर ये इंटू 1। 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आंसर आया 4। अब देखो ना कितने पॉसिबल वेज थे मेरे पास, 1 2 3 4। तो जो चीज हम लॉजिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसी चीज को हम फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का सेंस मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम इसे सिलेक्शन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये तो मैंने सिलेक्शन के प्रोसेस आपको बता दिए, ठीक है। अब करते हैं परम्यूटेशन की बात। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब क्या है? तो मैंने शुभ को भेजा था, मैंने कहा जाओ शुभ सिलेक्ट करो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसने जितनी पॉसिबिलिटीज लगा सकती थी वो मुझे बता दी, सर मैं ये ला सकता हूं। तो मैंने कहा चलो कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई 3 बुक्स ले आओ। अब वो सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज से यहां लाके इसने मेरे पास यहां रख दी पॉसिबिलिटीज वाली बुक सारी ABC। अब मैंने बुलाया आयुष्मान को, मैंने कहा आयुष्मान ये जो बुक्स रखी हुई है ना इसको सही ढंग से अरेंज करो, मतलब मुझे अरेंजमेंट में मजा नहीं आ रहा, आप इसको मतलब शेल्फ में ना बड़े प्यार से और ढंग से लगा के दिखाओ मुझे। हाँ वो बड़ा कंफ्यूज, सर मैं इसको लगाऊं अरेंज करूं, कैसे अरेंज कर सकता है? बोले यार लग तो सही नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर भी उसने कोशिश की और बी और सी का प्लेस चेंज कर दिया। क्या बोल दिया? ACB। क्या बोल दिया? ACB। ठीक है मान गया। फिर उसने कोशिश की, बी को आगे रख दिया, AC। बोले मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूं शेल्फ में बुक्स को। और सोचा BCA। बोले यार इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाँ यार ये भी ठीक है। बोले नहीं यार सर सी को आगे रखते हैं। मैंने कहा ठीक है सी को आगे रखो, CAB। क्लियर? फिर उसने एक पॉसिबिलिटी और बनाई, CBA। मैंने कहा और सोचो और सोचो और सोचो। सर अब सोचे ही नहीं जा रहा, काम खत्म, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है मैंने कहा भाई तुमने जितनी पॉसिबिलिटीज थी बना दी। कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 6। तो देखो पहले तो मैंने सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज ली थी, अब मैं बोल रहा हूं परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया मैं उसको अरेंज करूं। लेकिन एक्चुअली अरेंजमेंट नहीं होता है, एक्चुअल मतलब होता है पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट। पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट, हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं इनको अरेंज करने के। अरेंज तो हम एक बार में एक ही करेंगे ना, अगर मैंने ये लगा दिया तो लगा दिया। तो बच्चे ये करते, बोले सर एक ही तो तरीका है, उठा के लगा दो ना। ऑर्डर, ऑर्डर समझ रहे ना, किस ऑर्डर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले रहे हो, तो इसलिए कहेंगे पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इस पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट को ही बोलते हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का हम लोग साइन क्या ले लेंगे? P। अब मेरे पास सपोज करो कि ये N बुक्स हैं। बुक्स कितनी है? 3 बुक्स है। तो 3 बुक्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे प्लेसेस को।
सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, यहां का नहीं करना है, पहले प्लेसेस को फिक्स करो कि सपोज करो मैंने 3 प्लेस फिक्स कर दिए, क्योंकि मुझे प्लेस तो पता होना चाहिए ना। मेरे पास 3 प्लेस है और मुझे 3 बुक्स को फिक्स करना है, तो प्लेस कितने हैं? 3, और फिक्स कितने को करना है? 3 को। तो मैं तीनों को फिक्स करने के लिए उठाऊंगा प्लेसेस। तो सबसे पहले सपोज करो कि मेरे पास n प्लेसेस होते, 3 की जगह 4, 5 या 6 हो सकते थे, और मैं अरेंज करा सकता था, जिसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। तो अगर मेरे पास n प्लेसेस हैं और उन n प्लेसेस में से मुझे r प्लेसेस पे चीजों को अरेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। देखो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जबकि परम्यूटेशन के फॉर्मूले में है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया 4p3, तो आप क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, तो क्या जाएगा हमारा? 1 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। अभी मेरे पास क्या था? प्लेस भी 3 थे और बुक्स भी 3 थी। शेल्फ में प्लेस भी 3 थे और बुक्स भी 3 थी। तो हमने क्या लिया? 3p3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आंसर आ गया? 6। आप देख लीजिए 6 मेथड्स हैं इसको अरेंज करने के, तो पॉसिबल वेज उतने ही मिलेंगे ना आपको जितने होने चाहिए। तो यू कैन गेट द आंसर बाई दिस मेथड, यू कैन ऑल्सो गेट बाय योर ओन मेथड। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि छोटा सा क्वेश्चन था ना, 3 आइटम थे, प्रॉब्लम नहीं थी। आइटमों की संख्या बढ़ा देंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तो हम धीरे धीरे लॉजिक वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया ना स्क्रीनशॉट। चलिए अब हमने थोड़ा सा इंट्रो सीख लिया कि हाँ परम्यूटेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। धीरे धीरे हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हम इसको कैसे और क्या इस्तेमाल करें, इसको समझना है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। एग्जांपल पे आने से पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ पढ़ते हैं इसके। बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है एंड प्रिंसिपल और एक होता है और प्रिंसिपल। एंड का मतलब होता है इनटू और का मतलब होता है प्लस। यही चीज आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाली है। अब दोनों प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 2 टी शर्ट है टी, मेरे पास 3 जीन्स हैं जे जे जे, ठीक है। अब मुझे एक टी शर्ट के साथ एक ही जीन्स तो पहनना है। मैंने 2 टी शर्ट सामने रखी और 3 जीन्स लिए। मैं सोच रहा हूं चलो यार टी शर्ट और जीन्स पहन के आज कोचिंग चला जाए, जैसे ये भी पहना हुआ है। तो टी शर्ट के साथ मुझे जीन्स पहनना है, तो मैं पॉसिबिलिटी ढूंढता यार किस टी शर्ट के साथ कौन सा जीन्स पहनूं। मैंने सोचा क्यों ना इस टी शर्ट के साथ इस जीन्स को पहना जाए, पहली पॉसिबिलिटी। इस टी शर्ट के साथ इसको पहना जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। इस टी शर्ट के साथ इसको पहना जाए, तीसरी। तो मैं इसके साथ ये तीनों जीन्स पहन सकता था। एंड अब ध्यान रखो, एंड क्यों? क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा ना कि या तो टी शर्ट पहन के जाओ या जीन्स पहन के जाओ, मुझे पहनना तो दोनों ही है ना, तो मुझे एंड लगाना पड़ेगा ना। एंड इस टी शर्ट के साथ मैं क्या ले सकता हूं? ये 3 जीन्स पहनने की पॉसिबिलिटी ले सकता हूं। तो टोटल पॉसिबिलिटी देखो, इस टी शर्ट के साथ 3 जीन्स, इस टी शर्ट के साथ 3 जीन्स, टोटल कितने मेथड्स हो गए बोलो? 6। कितने मेथड्स हो गए पॉसिबल? तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो? क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो? क्या आप टी शर्ट को सिलेक्ट कर रहे हो? क्या आप जीन्स को सिलेक्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये आइटम्स। आपके टी शर्ट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपके जीन्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको पहनने की पॉसिबिलिटीज देखना है, यानी कि आपको अरेंज करने के लिए भागना है भाई, समझो। एंड आपको टी शर्ट एंड जीन्स दोनों ही पहनना है, ठीक है। तो आप इसको जो 6 मेथड थे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टी शर्ट कितनी थी हमारे पास? 2। जीन्स कितने थे? 3। तो क्या आंसर आएगा बोलो? 2 इंटू 3, टोटल आंसर 6। तो इससे हमने एक कंक्लूजन सीखा, इफ
वन वर्क इज डन बाई एम नंबर ऑफ वेज, ठीक है, एम वेज, अदर वर्क करस्पॉन्डिंग टू दिस वर्क, मतलब इसी वर्क से रिलेटेड होना चाहिए वो, it is being done by n ways, then total ways will be m into n। तो इसलिए into जो हमने लगाया that is called and principle, क्योंकि मुझे ये and ये दोनों ही चीजें अरेंज करनी है, ठीक है ना। तो अभी हम परमिटेशन की स्टडी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की भी कर लेंगे हम। तो ये एक एंड प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, बस बेसिक प्रिंसिपल दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि हमें कब इनटू करना है, कब हमें प्लस करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एंड प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ले लिया? ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि मुझे या तो टी शर्ट पहननी है या जींस पहनना है, या टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो जींस नहीं पहन के जाऊंगा, और जींस पहन के जाऊंगा तो टी शर्ट नहीं पहनूंगा। तो यहां पर क्या आ गई हमारे पास चॉइस, आइदर आई हैव टू वियर टी शर्ट और आई हैव टू वियर जींस। समझिए, आइदर वियर टी शर्ट और जींस। तो ये जो और आ गया ना, इसने आपके लिए चॉइस बना दी, मतलब टी शर्ट एंड जीन्स दोनों नहीं पहन के जाना है, या तो टी शर्ट पहनना है या आपको क्या पहनना है, जीन्स पहनना है। तो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं, तो हमारे पास या तो हम ये पहने या हम ये पहने, तो कितने वेज आ गए, 5। तो जहां और लग गया इसका मतलब वहां प्लस हो जाएगा। इससे एक बेसिक चीज हमने फिर से सीखी, इफ वन वर्क इज बीइंग डन बाई m number of ways and the other work is being done n number of ways, then total work can be done in m plus n ways। ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक प्रिंसिपल आना जरूरी है, एंड प्रिंसिपल एंड और प्रिंसिपल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ओके। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रिंसिपल सीख लिया, एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हमने सीख लिया, परमिटेशन क्या होता है हमने सीख लिया, कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं, आई हैव देयर आर 5 बॉल्स, ठीक है, और मुझे इनको अरेंज करना है, और मेरे पास 5 ही प्लेस हैं। तो जो प्लेसेस होते हैं ना उनको सर्कल बना लो। कितने प्लेस है मेरे पास, 5 प्लेसेस। और मैंने बोला कि इन 5 बॉलों को इन बॉक्सेस में रखना है, और यह भी ध्यान रखना है हमें कि एक बॉक्स में एक बॉल, ये ध्यान रखना है, ऐसा ना उठा के या एक ही बॉक्स में सारी बॉल रखनी, नहीं, वो हम आगे बढ़ेंगे, हायर वर्जन लेवल पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, यानी कि 5 प्लेसेस हैं, और मुझे 5 बॉल्स को रखना है। तो मैंने सबसे पहले अर्णव को बुलाया और मैंने अर्णव से बोला, अर्णव ये 5 बॉल में से एक बॉल उठाओ और इसको बताओ तुम किस में रखोगे। अब वो यहां खड़े होकर सोच रहा है, यार मैं इसमें रखूं कि इसमें रखूं कि इसमें रखूं या इसमें रखूं या इसमें किस में रखूं। देखो, रखेगा एक बार में एक, वो एक अलग बात है, पर उसके सामने चॉइस कितनी है किसी भी एक बॉल को रखने की, 5 चॉइसेस। कितनी चॉइसेस है, 5। तो फर्स्ट बॉल को रखने की चॉइसेस कितनी हो गई, 5। तो हमने यहां पर कितनी बॉल रखनी, 5 5 चॉइसेस। मतलब मैंने इस प्लेस के लिए मान लिया कि आई हैव 5 चॉइसेस, टोटल प्लेसेस में से 5 चॉइस हो सकती है। एंड 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 क्यों भाई, एंड इसलिए क्योंकि अब हमें सेकंड बॉल भी रखनी ही है। मैंने ये नहीं बोला कि ये रखो और ये मत रखो, चॉइस नहीं दी, रखना ही है। अब मैंने बोला चलो अच्छा 5 में से कोई एक वेज आपने सिलेक्ट कर लिया और रख दिया। दूसरी बॉल के लिए बोली चॉइस कितना है, अब जो पहली बॉल रख चुका होगा वो डब्बा तो पैक, और एक बॉल में एक से ज्यादा बॉल आनी नहीं है, तो वहां तो वो रख नहीं सकता है। तो फिर वो क्या करेगा, सेकंड बॉल के लिए चॉइसेस ढूंढेगा। तो सेकंड बॉल के लिए चॉइसेस ढूंढेगा तो इसके लिए कितनी चॉइस मिलेंगी इसको, 4, क्योंकि एक बॉक्स तो फिल है।
इसके लिए कितनी चॉइसेस मिलेंगी? 3। इसके लिए चॉइसेस कितनी मिलेंगी? 2। और इसके लिए चॉइसेस कितनी मिलेंगी? 1। उठा के सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एंड प्रिंसिपल है। हमारा आंसर आ गया कितना? 24 इंटू 5 120। मैं इसको 5 फैक्टोरियल भी कह सकता था, है ना? क्लियर? तो समझो, लॉजिक समझो, हमें अरेंजमेंट करना है। परम्यूटेशन था ये, सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बॉल तो हमें गिवन थी। गिवन बॉल का हमें क्या करना था? यूज करना था। क्लियर? अब मैं इसको दूसरे तरीके समझता हूं कि मेरे पास प्लेसेस कितने हैं? 5। कितने प्लेसेस हैं? 5, यानी कि 5 प्लेसेस, और मुझे अरेंज करना है, तो मैं क्या लगा दूं? परम्यूटेशन। और मेरे पास बॉल्स कितनी जो फिल करनी है? 5। तो मैं इसको 5p5 से भी सॉल्व कर सकता था। फॉर्मूला लगा था, क्या था? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1। ओ माई गॉड, क्या हुआ? ये तो वही आंसर आ गया। तो यानी कि इसका मतलब हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, और आपको दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आपको दोनों को कॉम्बिनेशन आता है, कभी कभी हम ये लगाएंगे, कभी कभी हम ये लगाएंगे, तो हमें दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 बॉल्स वाला हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। सपोज करो ये एक गंतव्य स्थान है, झांसी, झांसी की रानी, झांसी मेरी शान। ठीक है? और झांसी से मुझे जाना है मोठ। मोठ इज माई नेटिव प्लेस। मुझे झांसी से मोठ जाना है। ठीक है? और यहां से कुछ ABCDEF, ठीक है, ये 6 बस है। बसों के नाम डाल दिए ABCDEF। ये 6 बसें यहां से मोठ की तरफ जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जाती नहीं होंगी तो आती नहीं होंगी, भाई जाती होंगी तो आती भी होंगी। लेकिन मैं अब आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं कि मुझे झांसी से मोड़ जाना है, और लौट के जब आना है तो जिस बस से मैं जाऊं उस बस से वापस ना लौटूं। क्वेश्चन समझे ना? जिस बस से मैं जाऊं उस बस से वापस ना लौटूं। तो जब मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो मैंने देखा मेरे सामने कितनी बसेस खड़ी हुई हैं, मतलब इकट्ठी नहीं खड़ी हैं, बट आई हैड ए चॉइस। जब मैं जाने के लिए टाइम टेबल शेड्यूल बनाऊंगा तो टाइम टेबल देखते ना हम, यार ये 10-11 बजे है, ये 11 बजे है, ये 12 बजे, ये 13 बजे, भाई जो भी है टाइम। तो हमारे पास 6 बसेस हैं। अब मैंने सोचा कि मेरे पास चॉइसेस कितनी है बसों से जाने के लिए? 6। लेकिन मैंने बोला ना कि जिस बस से हम जाएं उस बस से हम वापस ना आए, तो जाने की चॉइस कितनी है? जाने की चॉइस कितनी है? 6। और आने की चॉइस कितनी है हमारे पास? आने की चॉइस कितनी है बोलो? 5। जाने की चॉइस 6 और आने की चॉइस कितनी है हमारे पास? 5। क्यों है? क्योंकि मैं सपोज करो ए बस से गया, अब वहां पहुंच गया, अब वहां पे भी यही बसें मिलेंगी मुझे लौटने के लिए, तो मैं लौट ए बस से नहीं पाऊंगा। या तो मैं बी से लौटूंगा, या सी से लौटूंगा, या डी से लौटूंगा, या ई से लौटूंगा, या एफ से लौटूंगा, पर मैं ए से नहीं लौटूंगा, क्योंकि लौटते समय मेरे पास चॉइसेस कम है, एक चॉइस कम है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जाना है जिस बस से उस बस से लौट के नहीं आना है। तो जाने की चॉइस 6 और आने की चॉइस 5, और आना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि जाने ही जाना है। अगर मैं कहता या तो जाइए या तो आइए, अब गया तो आया तो नहीं ना, तो मैं आइदर और तो नहीं बोला ना, जाना भी है एंड आना भी है, एंड। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 6 इंटू 5 मीन्स 30। तो समझ रहे ना आप एंड प्रिंसिपल का कैसे हम बढ़िया खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस ना आप कॉपी करिए बुक में, अब नोटबुक में अपनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह से हमने एंड प्रिंसिपल को बड़े खूबसूरती के साथ सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल, परम्यूटेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। सपोज करो मैं कोई डिजिट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, और डिजिट प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आता है। सपोज करो मेरे पास डिजिट है 1 2 5 7 9। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम अल्टीमेट तरह से सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको डिजिट्स दे दी, पर ध्यान रहे
ध्यान रहे, देयर शुड नॉट बी गिवन जीरो, इनमें कोई जीरो ना गिवन हो। जीरो गिवन होगा तो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, या इसी में देख लेते हैं अभी। इनमें कोई जीरो नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको डिजिट्स गिवन हो देन इनमें कोई भी आपको जीरो नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 5 डिजिट है, ठीक है। मैंने कहा एक 4 डिजिट का नंबर बनाइए, 4 डिजिट का नंबर बनाइए, ठीक है ना। 4 डिजिट का नंबर बनाइए इन 5 डिजिट्स को यूज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 0 0 0, जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने अंडे बना लो पहले, ठीक है। 4 अंडे बना लिए क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब इसमें से मुझे कोई एक नंबर पिक करना है और यहां रखना है। डिजिट तो 4 डिजिट के लाखों हो सकते हैं ना, बहुत हो सकते हैं। मैंने नंबर 1 को उठाया, अब मैं सोच रहा हूं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां रखूं? रख तो मैं कहीं भी सकता हूं ना। अब रखेंगे एक बार में एक, वो अलग बात है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कि एक बार में रखें, मैं कह रहा हूं पॉसिबल वेज। आप कहां रखोगे ए को? तो मेरे पास यहां से स्टार्ट करना है आपको। कहां से स्टार्ट करना है बोलो? राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन कब? जब आपको इनमें से कोई जीरो न गिवन हो तब। तो 4 डिजिट का जो नंबर बनाना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना है बस। रेस्ट्रिक्शन, इसको रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन मतलब जो डिजिट हम एक बार इस्तेमाल करें उसे दूसरी बार हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो गई? 4। अब एक नंबर तो इसमें से आप 5 में से यूज कर चुके हो एक। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? अब जो नंबर हम यूज कर चुके उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। सपोज हमने इसी को यूज कर लिया हो तो ये तो खत्म हो गया ना हमारे लिए, क्योंकि उसको हम प्लेस कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? इसको छोड़ दें तो यहां पर कितनी चॉइस बचेंगे? सॉरी, इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस थी? 5 चॉइस थी। आई रिपीट अगेन, 4 नहीं, मैंने नंबर 5 ले लिए थे। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 5 नंबर थे, तो 5 चॉइसेस थी। इनमें से एक हमने यूज कर लिया। इसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 4 चॉइसेस है। इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। तो इन सब का उठा के मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर 120। क्लियर? तो नंबर ऑफ चॉइस देखना है किस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है। वो 4 कर दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी क्या है क्लास में आदत कराने की 4 नंबर्स को लेके है। इस बार 5 ले लिए थे, ठीक है, रैंडम है ये तो। चलो एक बार और देखते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ऐसे दूं कि मुझे 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है बट रिपीटेशन इज अलाउड। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, रिपीटेशन इज अलाउड। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी एक नंबर का दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं। किसी भी एक नंबर का दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने पूछा बताओ यहां के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 4। यहां के लिए मैंने पूछा कितनी चॉइसेस है? अब सोचो, सपोज आपने 1 का यहां पर, सो नहीं, फिर मैं वही गड़बड़ कर रहा हूं। यहां के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5। इन 5 में से कोई एक नंबर मुझे यूज करना है। यहां के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? जो मैं यूज कर चुका हूं ना उसका मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूं। 1 1 1 1 ऐसा नंबर भी बन सकता है, चाहे जितनी बार यूज कर सकता हूं। तो यहां के लिए कितनी चॉइसेस है? 5। यहां के लिए कितनी चॉइसेस है? 5। यहां के लिए कितनी चॉइसेस है? 5, क्योंकि कोई भी नंबर हमारा रिपीट कर सकता है। यहां रिपीट नहीं कर सकते थे ना, यहां 5 चॉइस थी, जो एक यूज कर लिया वो गया काम से, फिर 4 में से कोई एक यूज किया। तो इसीलिए हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर देना, कितना जाएगा? 55 25 55 25 625। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए यहां भी हम आराम से डिजिट प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करने लगे, हल्का हल्का आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे ही लॉजिक डेवलप होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज करो मैंने नंबर्स ले लिए 0 3 7 8 और 9। अब मैंने ये 5 नंबर ले लिए। मैंने बोला कि मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितना बनाना है? एक 3 डिजिट का कोई एक नंबर बनाना है और रिपीटेशन इज अलाउड।
RA शॉर्टकट में लिख दिया, रिपीटेशन अलाउड, यानी कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर सकता है। तो यहां पर सोचने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सपोज करो 037 ये कोई नंबर है, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है? इज दिस 3 डिजिट नंबर? इज दिस 3 डिजिट नंबर? आंसर इज नो, ये 2 डिजिट नंबर है, शुरू में 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इस प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां 0 आया तो वो सत्यानाश कर देगा, वो 3 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, वो होगा 2 डिजिट नंबर। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, अगर हमें नंबर 0 गिवन हो तो। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा बताओ इस प्लेस पर इन 5 नंबर में से कौन से नंबर को हम यूज कर सकते हैं? बोले कर तो कोई भी सकते हैं सर, पर 0 नहीं कर सकते। तो 0 वाली चॉइस तो आपके लिए खत्म हो गई, क्योंकि आपने 0 यूज किया हो तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं हो जाएगा, ठीक ना। और यहां पर मैं एक चीज और बदल दे रहा हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहले नॉट अलाउड का काम कर लेते हैं फिर अलाउड का कर लेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, चलो यहां पर देखो इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं यहां इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास इस पर कितनी चॉइसेस बचती हैं पॉसिबल? 4। इन 4 में से कोई एक नंबर यूज कर सकता हूं। चलो सपोज करो मैंने 4 में से कोई एक इसको यूज कर लिया, खत्म ना, एक बार तो यूज कर लिया, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, 0 को मैं करूंगा नहीं यूज। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है भाई? यहां तो 0 आ सकता है, मैं इसी को ऐसे लिख दूं 307, तो फिर ये 3 डिजिट का नंबर हुआ ना, तो बीच वाले प्लेस पे तो चॉइस आपकी 0 भी आ सकती है ना, बन सकती है। तो इसका मतलब इन 4 में से हमारे पास कितनी, यहां पर कितनी चॉइस बचेंगी? 4, ठीक है। यहां पर अब 4 में से सपोज करो आपने ये यूज कर लिया, कोई भी एक किया होगा, यहां के लिए आपके पास कितनी चॉइस बचेंगी? 3। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16, 3 48, 48, ठीक है, बड़े आराम से हो गया ये। सेम यही क्वेश्चन में कह दूं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, रिपीटेशन अलाउड है तो, रिपीटेशन अलाउड है तो, चलो रिपीटेशन अलाउड करते हैं। यहां पर बताओ कितनी चॉइसेस है? क्या मैं यहां 0 इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, 0 तो शुरू में कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर नहीं बचेगा, हमें कंडीशन है ना। तो इसलिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 0 को छोड़ दिया जाए तो यहां कितनी चॉइसेस हैं? 4। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है जरा ध्यान से सुनो। जो मैंने नंबर ये 5 है, पांचों में से यहां पर कितनी भी आप चॉइस ले सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट भी कर सकता है ना। सपोज करो मैंने लिख दिया 3 और 7, तो क्या ये नंबर 3 डिजिट नहीं है? रिपीटेशन अलाउड है ना, अलाउड है तो हम सेकेंड टाइम भी उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितनी चॉइस हो गई? 5। यहां पर हमारे पास कितनी चॉइस हो गई? 5। मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 चौको 100, क्लियर। तो ये मैंने 3 डिजिट नंबर बना के दिखाया। अब सेम इसी में हम क्वेश्चन बनाते हैं 4 डिजिट का, ठीक है, 2 डिजिट का, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। हाँ जी, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इन्हीं नंबर्स का यूज करके। ध्यान रहे रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिस नंबर का हम एक बार इस्तेमाल करें उसका हम वापस इस्तेमाल न करें। और चूंकि 0 गिवन है तो हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, चॉइस लेंगे लेफ्ट टू राइट। यहां पर बताइए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहां पर आपके पास चॉइसेस कितनी हो गई? 4। अब आपने 0 को इस्तेमाल कर सकना है, तो एक तो आपने कोई यूज कर लिया होगा, तो अब आपके पास वापस चॉइस कितनी हो जाएंगी? 4। यहां कितनी चॉइस बचेंगी? 3। यहां कितनी चॉइस बचेंगी? 2। गेट द आंसर। सेम ऐसे ही अगर हम यहां कर दें, देखो यहां कितनी चॉइसेस है। अब मैं कह रहा हूं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। यहां मैं 0 का इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो यहां के लिए कितनी चॉइसेस है? 4। यहां पर मेरे पास रिपीटेशन अलाउड है, मैं पांचों में से कोई भी यूज करूं, और 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये भी ध्यान रखना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कितनी चॉइस हो जाएंगी? 5। यहां कितनी चॉइस हो जाएंगी? 5। यहां कितनी चॉइस हो जाएंगी? 5। उठा के मल्टीप्लाई कर दो, एंड, क्योंकि मुझे एंड दूसरा नंबर चाहिए ना, और तो है नहीं। जब मैं इस्तेमाल करूंगा उसका सेकंड टाइम, तभी तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ 4 डिजिट जाके बन के तैयार हुआ। तो प्लीज टेक इट्स स्क्रीनशॉट और इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक बहुत प्रैक्टिस की चीज है, बहुत बारीकी की चीज है ना।
क्लियरली आप इसको बारीकी से इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं अपने नाम से ही स्टार्ट करता हूं, मनोज। ठीक है, मनोज, पांचों डिफरेंट लेटर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने पूछा मनोज को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, मतलब सारे लेटर का कर दो अडरम सडरम, वो क्या बनेगा भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो साइकोलॉजिकली समझो कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि मनोज को कितने तरीके से अरेंज करना है, तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर कितने प्लेसेस पर हमें अरेंज करना है। तो जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि कितने प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जितने लेटर्स हैं हमें उतने ही प्लेसेस पे उनको अरेंज करना है। तो हमारे पास देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा चलो इनको अरेंज करते हैं, तो बताओ कहीं से भी अरेंजमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, यहां नंबर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बताओ इसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 5। और मैंने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जो लेटर्स मैं लूं उसको रिपीट ना करूं। तो यहां के लिए कितनी चॉइसेस, 5 4 3 2 1, क्योंकि जो नंबर में एक इस्तेमाल कर लूंगा उसका जो है दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आंसर 120। फिर मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड, चलो रिपीटेशन अलाउड में आ जाओ। यहां कितनी चॉइसेस हैं, 5, 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 यहां कितनी, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को बार बार रिपीट भी कर सकता हूं। तो देखो मैं डिजिट के साथ भी खेल रहा हूं, मैं लेटर्स के साथ भी खेल रहा हूं। अब मैंने क्वेश्चन ये दिया कि अगर मेरे पास 7 प्लेसेस हैं, क्वेश्चन देखो इसी में बदल रहा हूं मैं, मेरे पास 7 प्लेसेस हैं और इन 5 लेटर्स को वहां अरेंज करना है, तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले प्लेसेस पे करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक करके सोचो, और मैं कह रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सोचो यहां क्या होगा, यहां कितनी चॉइसेस बनेंगी हमारे पास, 7। यहां कितनी, सॉरी इसके लिए 5 लेटर्स है ना, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बनेंगी बोलो, यहां के लिए कितनी चॉइस बनेंगी, 5। ठीक है, अच्छा अरेंज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 प्लेसेस एंड 5 दिस। अब डायरेक्ट कर सकते हो 7p5, 7p5 कितना जाएगा बोलो, 7 फैक्टोरियल अपॉन भाई प्लेसेस, और ये कितना जाएगा 7 माइनस 5 कितना जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 से 2 फैक्टोरियल हमारा चला गया, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब ये है कि यहां के लिए हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 5, और प्लेसेस कितने हैं, दिस वन। आप सिंपली इसको इतना लॉजिक टिपिकली मत लो, प्लेसेस आपको गिवन है, नंबर लेटर्स आपको गिवन है, आप डायरेक्टली देख लो 7 प्लेस 5 चॉइस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप कहीं पे भी कोई भी चीज इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए और मैं इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, बट सेकंड लेक्चर में, एक ही वीडियो लेक्चर में अगर इतना सारा टॉपिक हम डाल देंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस रहेंगे। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जो भी मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, इनको आप कॉपी कीजिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के 7p5 से कर दिया कि भाई प्लेसेस 7 और 5 आपको लेटर्स अरेंज करने, पर इसको फिर से मैंने जो लॉजिक बताया उस लॉजिक से थोड़ा सा और सोच के देखिए कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ही परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ा जाता है। अभी तो परमिटेशन चल रहा है हमारा। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में सिंपल एग्जांपल्स लेके अभी 11th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाता जाऊं, सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का। अब स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना तो स्टैंडर्ड सारे मैच हो जाते हैं। आप जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, और इनके नोट्स बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आता जाएगा। अच्छा इसकी खास बात क्या होती है, ये ना हम लोग खड़े खड़े कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछना चाहिए, किसी से ही पूछो रैंडमली, यार तू बता यार इसमें ये करें तो क्या होगा, तू बता इसमें ये करें तो क्या होगा। तो जब आप अपनी बातों में ही कोई किसी से अगर स्टूडेंट इस तरह की बातें करेंगे तो उनका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा सा तेजी से चलना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्टिव होना इसके लिए दिमाग का बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और मेरा प्रयास सफल हो। तो मेरा प्रयास, आपका सहयोग, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।